रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की लास्ट क्लास में बात की थी हम लोगों ने। तो लास्ट क्लास में बात हुई थी अपनी रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके थ्रू इन्होंने बताया कि जो इनका मॉडल है उसको क्या बोलोगे, रदरफोर्ड मॉडल बोल देंगे। और क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी इसलिए बोलेंगे न्यूक्लियर मॉडल। प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं। क्या किया था इन्होंने प्रोसेस, एक आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है और इन्होंने इस तरीके से सेटअप लगाया कि इससे जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसको इन्होंने गोल्ड की फॉइल पे डाला। जब गोल्ड फॉइल पे ये डालेंगे तो देखते क्या है, रिजल्ट क्या इनको मिला। रिजल्ट इन्होंने देखा कि कुछ जो आपके हैं वो आपके चले जाते हैं एक्यूट एंगल से, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ ऑब्ट्यूस एंगल से होते हैं और लगभग 20,000 में से 1 और 2 पार्टिकल ऐसे होते हैं जो जा करके वापस 180 डिग्री पे रीबाउंड होते हैं। ठीक है, तो इससे इन्होंने क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकाले, इनके इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि most of the alpha particle goes straight, सीधे निकल गए बिल्कुल बाहर। तो आपको एक विंडो वाला एग्जांपल सिखाया था कि एक में विंडो बिल्कुल खाली है, एक में आपने लोहे की रॉड्स लगा दी और एक में आपने पूरा प्लाई से कवर कर दिया। अगर प्लाई वाले पे आप बॉल को मारोगे तो पूरे 100% चांसेस हैं कि वो रीबाउंड होगी। अगर आपने पूरा खाली रखा है, खिड़की में कुछ भी नहीं लगाया है, पूरा स्पेस है, तो 100% चांसेस हैं कि वो सीधे निकल जाएगी। और अगर आपने लोहे के बीच पे प्लेट्स लगा दिए तो अगर प्लेट्स पे टकराती है तो रीबाउंड होगी और अगर बीच के एम्प्टी स्पेस से निकलती है तो सीधे चली जाएगी। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्योंकि स्ट्रेट निकल गए, बिल्कुल सीधे निकल गए, तो ये बोला कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी। एटम का ज्यादातर वॉल्यूम क्या है, खाली है, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है। दूसरी बात इन्होंने ये बोली, अराउंड 1 अल्फा पार्टिकल in 20,000 is rebound with 180 डिग्री। 180 डिग्री से लगभग 20,000 अगर पार्टिकल डालते हो तो उसमें से एक या दो पार्टिकल रीबाउंड होता है 180 डिग्री से। तो इसका क्या मीनिंग निकाला इन्होंने, रीबाउंड होने का तो मतलब ये है कि ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, अल्फा पार्टिकल होता है He++। अल्फा पार्टिकल को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का जो एटम होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो उसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन बचते हैं, उसका न्यूक्लियस बचता है। उस हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अगर ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हैं और ये अपना बड़ा सा एटम है और केवल एक ही अल्फा पार्टिकल 20,000 में से एक ही रीबाउंड हो रहा है, इसका मतलब जो बीच में पॉजिटिव पार्ट है वो बहुत ही छोटे एरिया में, छोटे वॉल्यूम में
है। इसका मतलब जो न्यूक्लियस है, जिसको हम पॉजिटिव पार्ट जिसको न्यूक्लियस कह रहे हैं, जिसको इन्होंने न्यूक्लियस कहा, वो क्या है, पूरे एटम के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा। तो इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, इट मींस पॉजिटिव पार्ट present at the center is very very small in comparison to whole atom। पूरे एटम के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है, पॉजिटिव पार्ट, एंड इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है, इन्हीं को जाता है ना, रदरफोर्ड को। हाँ, रीबाउंड विद 180 डिग्री, ये विद है, ये हमारा विद, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये विद का। आप विद लिखेंगे, हाँ, He प्लस प्लस, नॉट प्लस प्लस। अल्फा पार्टिकल पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको क्या नाम दे दिया हमने, न्यूक्लियस, पॉजिटिव पार्ट को। नोट हो गया ये पॉइंट? ऑनलाइन नोट कर पा रहे हैं ऑनलाइन बच्चे? बोलिए। हाँ, उसी को इन्होंने नाम न्यूक्लियस दे दिया। इन्होंने डिस्कवरी करी थी, बोले हम नाम रखेंगे न्यूक्लियस। हाँ, आई थिंक बाद में, उनका डेट बाद का है, 1932 का है, और ये शायद 1911 का है एक्सपेरिमेंट। क्या हर पॉजिटिव पार्टिकल को प्रोटॉन कह दोगे? हैं? अभी सिखाया था नोट रेज में, जब हाइड्रोजन गैस भरी होगी तभी इसको प्रोटॉन बोलेंगे। अभी सिखाते हैं, बताते हैं, डिटेल में जाएंगे ना तो आपको समझ आएगा हर पॉजिटिव पार्टिकल को प्रोटॉन क्यों नहीं। इनका एक्सपेरिमेंट आई थिंक 1911 का है, और अपना न्यूट्रॉन जो खोजा गया है 1932 का है, जितना मुझे याद है 32 का है, बाद में डिस्कवर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, थर्ड, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अगर देखें तो बहुत छोटी होगी रेडियस ऑफ एटम से। बाद में चेक की गई कि लगभग रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, लगभग किस डिग्री का होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर, और रेडियस ऑफ एटम आया आपका 10⁻⁻10 मीटर्स। तो रेडियस छोटी है तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस भी बहुत छोटा होगा, पूरे एटम के वॉल्यूम के। क्लियर है बात? क्लियर है? ये भी मेंशन कर लीजिए चौथे पॉइंट में कि कुछ अल्फा पार्टिकल नहीं, कुछ ही रिबाउंड हुए थे, ज्यादातर उधर निकल गए थे, और कुछ
डिफ्लेक्टेड विथ acute angles and some are with obtuse. तो इनके मॉडल का फायदा क्या क्या मिला, मतलब मेन वो क्या था? सबसे बड़ी बात न्यूक्लियस की डिस्कवरी, रेडियस वगैरह का मेजरमेंट हुआ तो रेडियस पता चली न्यूक्लियस की क्या हो सकती है, एटम की क्या हो सकती है अप्रॉक्स में, है ना। और पॉजिटिव पार्ट है सेंटर में, यही बात करी गई। दूसरा अगर कहें तो ज़्यादा पार्ट जो है एटम का वो क्या है, खाली है। स्पेस, ज़्यादा स्पेस एटम में क्या होता है, खाली होता है। यही बात इतनी ही करी गई थी, है ना। प्लेनेटरी मॉडल भी नाम दिया गया था, क्यों बोला गया था प्लेनेटरी? प्लेनेटरी मॉडल इसलिए बोला गया था कि भाई जैसे सन के अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स करते हैं ना, क्या करते हैं, क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। रोटेशन, रेवोल्यूशन और सर्कुलेटरी मोशन में कोई डिफरेंस होता है क्या? एज प्लैनेट revolve around sun, electron revolve around nucleus. प्राइम तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी, लेकिन ये सब पॉइंट भी बोले गए थे, इसीलिए प्लेनेटरी मॉडल बोल। मैंने अभी कोई क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, क्या पूछा था? रेवोल्यूशन, सर्कुलेटरी मोशन और रोटेशन में कुछ डिफरेंस होता है क्या होता है? और कोई? हुँ? नेक्स्ट क्लास में बताना आप लोग, हैं अपना दिमाग घुमा घुमा के बताएंगे क्या? जैसे मान लो मैं गरिमा के अराउंड घूम रही हूँ तो दिस इज रेवोल्यूशन, और अगर गरिमा अपनी एक्सिस पे अपनी ही जगह पे घूम रही है ऐसे तो रोटेशन। अच्छा, और सर्कुलेटरी मोशन? स्प्रिंग का मोशन सर्कुलेटरी है? ये व्हील है, अपनी जगह पे रोटेट ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब ये बॉल है,
आपने 9th में पढ़ा होगा, अगली क्लास में आप हमें बताएंगे। ये जितने केस मैंने बताए ये एक्सप्लेन करेंगे किस टाइप का मोशन है ना, नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर का, इससे रिलेशन है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, बिना मतलब में नहीं बात हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई जब इतना बढ़िया मॉडल बना दिया, न्यूक्लियस वगैरह डिस्कवर कर दिया, तो फिर अगले बोर का मॉडल क्यों आया और मॉडल्स क्यों आए, है ना, क्या कमी रह गई इसमें, तो कमी की बात कर लेते हैं, है ना, इस मॉडल क्या दिक्कत हुई, इस मॉडल में क्या समस्या आई। थॉमसन न्यूक्लियस वगैरह के बारे में कुछ नहीं बता पाए थे, बोले थे कि पॉजिटिव पार्ट पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जैसे कि आपका रेड पार्ट होता है किसका, वाटरमेलन का, है ना, तो उनसे गलत किया गया। ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, अल्फा पार्टिकल को रीबाउंड वगैरह करके देखा और बोला कि नहीं भाई पॉजिटिव पार्ट तो एक जगह ही है, आप कह रहे हो पूरे में फैला हुआ, वो आप तो। फिर उसके बाद रदरफोर्ड के बाद एक साइंटिस्ट, एक फिजिसिस्ट से मैक्सवेल, है ना, उनकी थ्योरी बोली जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल बोले कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ। तो कभी भी अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसमें थोड़ा भी एक्सेलरेशन अगर है, ऐसा मैक्सवेल ने बोला, मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग प्रूफ किए गए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और उसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है, और किसी दूसरी बॉडी के अराउंड, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड मूव कर रहा था, न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा था। तो इस तरीके से अगर मूवमेंट हो रहा है किसी चार्ज पार्टिकल का जिसमें एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ऐसा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस बाहर निकालेगा, कुछ एनर्जी को बाहर निकालेगा। और जब इस पार्टिकल की एनर्जी को जब वो बाहर निकालेगा, मान लो उसके पास पहले 100 एनर्जी थी, अब उसके पास एनर्जी 80 हो गई, फिर 60 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर कम होने लगी धीरे धीरे एनर्जी। तो जैसे जैसे एनर्जी कम होगी, जो पार्टिकल की एनर्जी होती है वो रिलेटेड होती है उसकी रेडियस से, वो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतने बड़े रेडियस से घूमेगा। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल अगर एनर्जी का लॉस कर रहा है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, तो एनर्जी लॉस करेगा तो धीरे धीरे उसकी रेडियस छोटी होती जाएगी, और धीरे धीरे अल्टीमेटली क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन पास आता जाएगा न्यूक्लियस के, और पास आते 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 न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। न्यूक्लियस पे जब गिरेगा तो एटम क्या होगा, खत्म, कहानी खत्म। लेकिन एटम तो एग्जिस्ट करता है। तो रदरफोर्ड से बोला गया कि भाई ये मैक्सवेल की ये जो थ्योरी है इसका आंसर दीजिए, तो इसका आंसर ये नहीं दे पाए, तो क्या हो गया कि भाई आपका मॉडल सही नहीं है, कुछ कमी है ना। तो लिख लेते हैं इनकी कमी को। According to Maxwell theory, charge particle which is accelerated is continuous if continuous moving, सेंटेंस फ्रेमिंग थोड़ी बेकार है, ढंग से कर लीजिएगा। देन इट एमिट एनर्जी एमिट करेगा, एंड एनर्जी becomes less, so radius is less, and ultimately
क्या होगा, खत्म। और ऐसा होता तो है नहीं, एटम तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो बताइए, हाँ अट्रैक्शन फोर्स तो लग ही रहा है, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है ना, तो धीरे धीरे रिवॉल्व करते करते वो एनर्जी भी निकालता है अपने अंदर। अगर एनर्जी निकाल रहा है, क्योंकि ये जैसे इलेक्ट्रॉन की जो हम लोग बात करें ना, पूरा जो एटम या पूरी जो केमिस्ट्री घूमेगी, जितना भी आप पढ़ोगे, बॉन्डिंग पढ़ोगे, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जिक्र बहुत कम आएगा। सारी कहानी, जितने फिनोमिनन आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, मैक्सिमम फिनोमिनन किससे रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन केवल ये बात नहीं है कि एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। जब भी एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो अभी हम लोग इसकी वेव थ्योरी पढ़ेंगे, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह नहीं, एक वेव की तरह मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, वेव। और जब भी इस तरीके से चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी होती है, तो वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। और इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट होने की वजह से धीरे धीरे जब रोटेट करेगा तो एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। ये मतलब जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बहुत छोटी सी बात में आपको एक छोटी सी बात समझा रही हूँ। हो सकता है इसमें बहुत सारे पॉइंट आपके दिमाग में खिटखिट कर रहे हो कि ऐसा ही क्यों हो रहा है ना, क्योंकि ना तो आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, ना आपने अभी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, इसलिए बहुत छोटी सी चीज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, कहीं फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, इतना ही पढ़ा होगा। इतनी सी बात को मैं आपके आगे ले जा रही हूँ, थ्योरी इससे और ज्यादा है, पर उसकी अपने को जरूरत है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा आपको, उससे ज्यादा कहाँ पढ़ेंगे आप, एटॉमिक थ्योरी की नहीं बात करें, मैग्नेटिक फील्ड, और उसको आप 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होगा रदरफोर्ड के। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद कंटिन्यूएशन में तो पढ़ाया जाता है बोर मॉडल, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, अब वेव की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन को दो तरीके से ट्रीट करेंगे। इलेक्ट्रॉन को मॉडर्न कॉन्सेप्ट में पार्टिकल की तरह भी ट्रीट किया गया है और वेव की तरह भी ट्रीट किया गया है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, कुछ थ्योरीज कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। तो पार्टिकल के हिसाब से कुछ फिनोमिनन हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, उसकी थ्योरी करेंगे। और कुछ फिनोमिनन ऐसे हैं जो वेव के हिसाब से हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम क्या मान रहे हैं, वेव मान रहे हैं। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, यहाँ पे इंट्रो आपसे हो गया कि इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल है और चार्ज है और इसमें एक्सेलरेशन है, वो मूव करेगा तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करेगा, यानी कि एक वेव क्रिएट होगी। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। ठीक, तो हेडिंग डालिए ईएम वेव। ईएम वेव थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद बोर का मॉडल करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, मान लो कि आप बात कर रहे हो कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, है ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन ही कंसीडर कर लें, वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन। x y z 3 डायरेक्शन आपको पता है। मान लो कि वो
एक्स एक्सिस में v वेलोसिटी से उसकी जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में वो प्रोपेगेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उससे जो वेव बन रही है। ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। और एक ये ले लें हम लोग कौन सी, वाई एक्सिस पे मान लो हम बोलते हैं इससे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वाई एक्सिस पे उसका डायरेक्शन है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसका डायरेक्शन है आपका जेड एक्सिस। जब कोई वेव इस तरीके से क्रिएट होती है कि उसके प्रोपोगेशन का डायरेक्शन, उसके चारों तरफ क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, उसके चारों तरफ क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो ऐसे रेडिएशन को, ऐसे वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब जो ईएम वेव होती है, जो ईएम वेव है उसमें तीनों के तीनों, अगर वेलोसिटी की बात करो, मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, तो तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो डायग्राम बनाइए, डेफिनेशन लिखते हैं। डायग्राम बना लो। आकर्ष बनाइए। इन ईएम वेव, डायग्राम बना के डेफिनेशन लिख लो। इसी बात को लिखना है, ये जो सिंबॉलिकली लिखा है आपने, इन ईएम वेव और रेडिएशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड are perpendicular to each other. Perpendicular to मैथ्स में साइन कर्व पढ़ा है आपने, सुना है? अभी नहीं सुना है? ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रही, बी मैग्नेटिक फील्ड, बी इसके वेव के प्रोपगेशन की वेलोसिटी दिखा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर, वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन। हाँ, बी कह सकते हैं। ये जो है ये डायरेक्शन है वेव प्रोपगेशन, वेव किस डायरेक्शन में मूव कर, ये है मैग्नेटिक, हाँ ईएम वेव। एक्स वाई जेड में चलेगी, तीनों क्या होगी, परपेंडिकुलर। इसमें अपना ऑनलाइन वाला काम नहीं कर रहा है ना,
ये EM वेव, ये वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है। ये ब्लू कलर से जो दिखा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं, और ये जो रेड पैटर्न बना रहे हैं ये क्या दिखा रहे हैं आपको, मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसे है, एक ऐसे है, और एक ऐसे जा रहा है ना। तीनों किस एंगल पे हैं, 90 डिग्री। इस तरीके के जो कर्व बनते हैं, इन कर्व्स की एक स्पेशलिटी होती है, इनको बोलते हैं साइन कर्व या साइनोसाइडल कर्व। साइनोसाइडल कर्व का मतलब मोटी मोटी बात बस समझ लो कि मान लो t किसी टाइम पे हम देखना शुरू किया हमने इस कर्व को, इस कर्व का जो मैक्सिमम पॉइंट आएगा जिस टाइम पे आएगा, उसी टाइम पे दूसरे वाले कर्व में भी मैक्सिमम पॉइंट होगा। ऐसे कर्व को हम बोलते हैं साइनोसाइडल कर्व। तो यहाँ पे जो कर्व मिलता है वो कैसा रहता है, साइनोसाइडल मिलता है। मतलब कि अगर एक E का जिस टाइम पे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मिलेगा, उसी टाइम पे B का भी, मैग्नेटिक फील्ड का भी उसी टाइम पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। क्लियर है बात। GIF दिख गया इसका कि कैसा, ये तीनों कैसे आपके होंगे परपेंडिकुलर। बाकी बातें जितनी भी इस वेव की हम डिस्कस करेंगे वो सारी हम सिंपल वेव में, वेव आपने कहीं पढ़ा है, वेव कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है, नहीं पढ़ा, 9th 10th में नहीं था। हाँ, तो साउंड में जितनी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी वो सारी प्रॉपर्टी इसमें। वेव में क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, वेव की बात करते हैं तो बोलते हैं वेव में फ्रीक्वेंसी होती है, वेव में वेवलेंथ होता है, और क्या होगा, वेव की वेलोसिटी की बात करेंगे हम, वेव के टाइम पीरियड की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक और नई चीज की हम बात करेंगे, वेव नंबर की बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, वेवलेंथ की करेंगे, वेव वेलोसिटी की करेंगे, टाइम पीरियड की करेंगे, वेव नंबर की करेंगे। कुछ और छूट गया होगा तो उसकी भी कर लेंगे। 6 पॉइंट किसके लिए है, छूटे हुए के लिए। एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। मजा नहीं आ रहा है, आ रहा है, चलो नोट हो गई पॉइंट। एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं, सबके फॉर्मूला देखेंगे, सब पे छुट्टे पुट्टे बहुत छोटे मोटे से न्यूमेरिकल आते हैं, अगर आते हैं तो, आते नहीं है कम आते हैं। पॉइंट नोट हो गए। फ्रीक्वेंसी की बात, डेफिनेशन वही है जो फिजिक्स में होती है, जो वेव है तो वेव की डेफिनेशन होगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कर रहा है पार्टिकल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फिजिक्स में एफ से डिनोट करते थे, यहाँ पे हम डिनोट करेंगे न्यू से, डिनोटेड बाय न्यू, बोलेंगे क्या, न्यू लिखेंगे, डिनोटेड बाय न्यू। डिस्कवरी हमने नहीं, किसने करी थी, हर्ट्ज ने ही करी थी, हर्ट्ज ने सारी वेव्स की बात जब करते हैं, ठीक है। न्यू अगर निकालना है तो 1 बाई टाइम पीरियड कर देते हैं। अगर आपको वेव का टाइम पीरियड पता है तो आप न्यू निकाल सकते हैं। इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इज न्यू, न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है।
अगर ये तीनों चीजें 90 पे नहीं है तो ये वेव नहीं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए या तो वेव पे बैठ जाइए, वेव पे बैठिए, या फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन हो कि वो एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में कर रहा है, तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कर रहा है वो कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, या वेव पे बैठ के माइन्यूटली उसके ऑसिलेशन को काउंट करिए टाइमर वगैरह लेके कि एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन, तो आपको पता चलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, सेकंड पॉइंट क्या है, वेव, वेव लेंथ की बात कर लेते हैं भाई। वेव लेंथ की बात करोगे तो वेव को अगर ऐसे ये इक्वल बनेंगे, ये ऊपर नीचे के पॉइंट्स है ना, अगर हमसे इक्वल ना बने तो आप ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये वेव को डिनोट किया हमने, और नेगेटिव डायरेक्शन में ये लोएस्ट पॉइंट है। इनको कुछ नाम देते हैं हम लोग, क्रेस्ट किसको देते हैं, और ये जो नीचे वाले पॉइंट है इनको क्या बोलते हैं, ये भी क्रेस्ट है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो एक ऑसिलेशन किसको बोलेंगे, देखिए वन ऑसिलेशन इस पॉइंट से स्टार्ट करिए, ये है वन ऑसिलेशन, इतने को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कहते हैं वन, ठीक, इसका मतलब इतना जो पार्ट है ये हाफ ऑसिलेशन है, इतना जो पार्ट है ये 1/4 है, अगर यहाँ से स्टार्ट करके बोल रहे हैं तो इतना जो पार्ट होगा वो 3/4 ऑसिलेशन होगा। क्लियर है इतनी बात, वन ऑसिलेशन, ये पूरा जो सर्कल पूरा हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन। अगर हम लोग दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिसकॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, ये दो लगातार आ रहे हैं, इसके ये और इसके आगे आने वाले कोई भी दो ले लो, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस ले लो, या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रॉप्स के बीच का डिस्टेंस ले लो, दोनों ये जो डिस्टेंस होते हैं इसको हम बोलते हैं लैम्डा, वेव लेंथ। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लैम्डा या वेव लेंथ। तो ये लैम्डा है क्या, डिस्टेंस, हाँ बोलिए, हाँ, या तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस ले लो, या दो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉप इज कॉल्ड वेव लेंथ। इसी को हम क्या कहते हैं, वेव का डायग्राम अगर बना हो लैम्डा से डिनोट करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, एंगस्ट्रॉम वगैरह में दिया होगा तो मीटर में कर लेंगे, लैम्डा से डिनोट करेंगे, लेंथ है तो मीटर में मेजर कर लो। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक पढ़ा फ्रीक्वेंसी, न्यू से डिनोट किया नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कर रहा है, और दूसरा हमने पढ़ा वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉप्स, दोनों सेम आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे लैम्डा।
इसके बाद क्या है, थर्ड है वेव वेलोसिटी। अगर हम लोग बात कर रहे हैं ईएम वेव की, तो ईएम वेव की जो वेलोसिटी होती है वो होती है आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट, c के बराबर होता है। ईएम वेव की वेलोसिटी जो हम लेते हैं वो होती है c के इक्वल, c होता है लाइट की वेलोसिटी को डिनोट करते हैं c से। थर्ड पॉइंट है वेव वेलोसिटी। ईएम वेव की वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे, c, और c क्या है, लाइट की वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी और ये क्या है, ये साउंड में शायद ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इंटू मीटर पर सेकेंड में लेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, c के बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट, कितनी लेते हैं, वैल्यू याद रखेंगे, ईएम वेव की वेलोसिटी इतनी होती है। कोई समस्या, वेव वेलोसिटी के बाद क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होगा आपका एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक पहुंचे एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगेगा, या बोल सकते हैं एक वेवलेंथ कवर अप करने में जितना टाइम लगेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन तो सीधी सीधी है, कैपिटल टी से डिनोट कर लो, यूनिट हो जाएगी सेकेंड, और डेफिनेशन क्या होगी, टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसी को बोल देंगे उस वेव का टाइम पीरियड। टी से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी में फॉर्मूला लिखा था न्यू इज इक्वल टू 1/t, यहाँ पे लिख देंगे t इज इक्वल टू 1/, फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकेंड इनवर्स होती है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड। वेव नंबर नेक्स्ट और लास्ट होगा, लास्ट है ना, इसके बाद क्या है, वेव नंबर डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे, न्यू बार, ऊपर क्या लगा देंगे, छोटू सा बार। फ्रीक्वेंसी हमने बोली थी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। वेव नंबर होता है कितने वेव, नंबर ऑफ वेव कितने होंगे यूनिट लेंथ में, 1 मीटर लेंथ से कितने वेव गुजर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं, उनको बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है, निकालते कैसे हैं, न्यू बार निकालते हैं 1/, वेव लेंथ पता है तो वेव नंबर निकाल सकते हैं उसका इनवर्स करके। कभी कभी इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख देते हैं, इनवर्स ऑफ वेव लेंथ, लेकिन ये एग्जैक्ट
फॉर्मूला से लिख दिया, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ 1 बाई लैम्डा कर दिया तो इनवर्स हो गया ना, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वेव नंबर की? नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू 1 मीटर लेंथ। यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हैं उसी नंबर को बोलेंगे वेव नंबर। अब लास्ट करेंगे एम्पलीट्यूड और फिर उसके बाद इसके छोटू छोटू से क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, केवल क्या है? कैलकुलेशन। प्यारी प्यारी क्या आएगी? कैलकुलेशन। एम्पलीट्यूड ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग भी कभी कुछ बोल दिया करो भाई। ए से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से, फिजिक्स में भी स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, केमिस्ट्री में भी एक ही बात है। ये रही वेव, एक डायरेक्शन में जितना मैक्सिमम ये डिस्टेंस ये वाला कवर कर रही है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। वन डायरेक्शन में जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है ये, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। लेंथ है ये भी तो मीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, एम्पलीट्यूड से वो तो उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पतली या मोटी? पिच। पिच होता है ना, लाउडनेस के अंदर। जैसे मान लो पेंडुलम है, तो पेंडुलम के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। यहाँ पे आपने एक मेटेलिक बॉल लेकर के आपने इसको किसी फोर्स से इधर से धक्का दे दिया, हाँ, जैसे ये वेव है मान लो ऐसे मूव कर रही है, तो एक डायरेक्शन में जितना मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। मान लो नीचे की तरफ आ रही है तो इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। अगर पेंडुलम के केस में लेते तो पेंडुलम के केस में मान लो यहाँ से मेटेलिक बॉल आपने बांधी, यहाँ से लटकाया, हैंग किया और आपने इसको धक्का दे दिया, पुश किया इसको, और फिर उसके बाद ये एक तरफ मैक्सिमम जितना डिस्टेंस जाएगा उस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग? एम्पलीट्यूड। इस केस में ये एम्पलीट्यूड होता है यहाँ से यहाँ तक। ये पेंडुलम इसी तरीके से मूव करता है ना, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर आएगा। ये वाली जो पोजीशन होती है इसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। तो पेंडुलम के केस में हम लोग बोल देते हैं मीन पोजीशन से किसी भी एक तरफ जितना मैक्सिमम डिस्टेंस जाता है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। लेकिन अगर साइन कर्व के हिसाब से बोलेंगे तो साइन कर्व के हिसाब से ये बोलेंगे कि एक डायरेक्शन में, या ऐसे बोल सकते हो आप, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ड्रॉप। क्रेस्ट की हाइट या ड्रॉप्स की क्या होती है? डेप्थ बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। वेव को अगर आप क्रेस्ट और इसमें डिनोट कर रहे हो तो क्रेस्ट की हाइट बोलते हैं, उसी टर्म को सेम वैल्यू आएगी अगर एक वेव की बात कर रहे हो, और जो नीचे की तरफ मूवमेंट होगा नहीं, हमने नहीं पढ़ी है ऐसी वाली। हमने तो ना पढ़ी है अभी तक। ठीक है, एनसीईआरटी कोई लाया है?
बच्चा पार्टी, प्यारे प्यारे बच्चों, सवाल कर लें छोटू सा। आप लोग को देख के लग रहा है आपकी, अरे एक सवाल तो बनता है क्या? आज तो थ्योरी थ्योरी करी है, आज तो कुछ किया ही नहीं। कुछ किया है क्या? ईएम वेव भी तो पढ़ा है जरा सा। चलो जल्दी करो, सिलेबस बहुत है। ऐसे ऐसे रोग आके करेंगे तो कैसे काम चलेगा? करना भी है, दिमाग में भी बैठाना है, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, कैसे चलेगा? नीट वालों को तो अलाउड ही नहीं है बिल्कुल। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम क्या है? 2.3 दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर। विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 हर्ट्ज। ठीक है, तो बोल रहे हैं भाई कोई स्टेशन है आपका, ये कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहा है? 1368 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, 1368 किलो हर्ट्ज। Calculate wavelength of electromagnetic radiation emitted by the transmitter। क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ईएम रेडिएशन का वेवलेंथ निकालना है आपको। तो निकाला जाए। फॉर्मूला सब क्वेश्चंस में C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा लगेगा। लैम्डा निकालना है, C बाई न्यू कर देंगे। C लेंगे 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में लेंगे, किलो हर्ट्ज में नहीं, तो हर्ट्ज में कितनी हो जाएगी? किलो में कोई चीज दी है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अब सॉल्व कर लेंगे, आंसर किस में आ जाएगा? मीटर में। कितना आ रहा है? 3 इंटू 10⁵ आ जाएगा। 1368 ले लो, इसको 3000 मान लो, 1368 से डिवाइड कर दो तो लगभग कितना आ जाएगा? 1300 से डिवाइड कर रहे हो 3000 को, 1500 मान लो अप्रॉक्स, तो 2 में कुछ आ जाएगा, 2 से तो ज्यादा ही आएगा वैल्यू, 2 पॉइंट में कुछ आ जाएगी यहाँ पे, 2 पॉइंट में कुछ आ जाएगा इंटू 10⁻²। कर लेंगे? टफ था क्या? ऐसे ही इसमें सवाल है, ईएम वेव में फॉर्मूला रखना है और फाइव आ तो क्या? कहाँ? तो ये 5 को 3 0 इधर कर दिए ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अपना अपना एग्जैक्ट आंसर निकालें, ज्यादा एक दूसरे से
बिल्कुल होगा, तो आंसर आ जाएगा। उसको मैंने 3000 बना दिया ना, क्योंकि वो 1368 था ना, 1500 के करीब था, तो 3000 बना दिया उसको ऊपर वाले को, इसीलिए इनसे बोरो कर लिया ना, 1000 बोरो कर लिया मल्टीप्लाई कर। कैलकुलेशन इज अप टू यू। कई बच्चे पूरा कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई वगैरह करके सही कैलकुलेशन करते हैं, कई बच्चे अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छा लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में अगर बहुत ऑप्शंस दूर दूर के दिए गए, मतलब ऑप्शंस बहुत क्लोज अगर नहीं है, तो आप अप्रोक्सीमेशन से भी काम चला सकते, पूरा सॉल्व ना कर, पहले ऑप्शंस देख ले। चलिए आज की क्लास आपकी, अभी तो 31 हो रहा, आप 31 पे ही कैसे वो हो गए? 5:30 पे तो स्टार्ट हुई, नहीं 10 मिनट तो और होगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलता। चलो चलो, कहाँ? एक क्वेश्चन और करो जल्दी। नहीं नहीं, मुझे लगा टाइम 40 हो गया। दो मिनट ही तो बैठना है तुम लोग को। चलो अगला क्वेश्चन करो। येलो रेडिएशन दिया है, इसकी वेवलेंथ दे रहे हैं 5800 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ दी है 5800 एंगस्ट्रॉम। बता देते, आपको निकालना है इस रेडिएशन का वेव नंबर न्यू बार और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है? वेवलेंथ गिवन इन एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लो, पहले मीटर में यूज करना था ना अपने को, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। आ गया? निकालो जल्दी से फटाफट आंसर, सब लोग अपना दिखा के जाएंगे मुझे, ऐसा नहीं करेंगे कि आधा किया और बोल दिया हाँ हो गया। मैम ऑनलाइन पृथिका, हेलो हेलो, ऑनलाइन बच्चों का तो कुछ पता ही नहीं। जल्दी जल्दी करो। क्या आ रहा है? हवा में आंसर नहीं बोलेंगे, दो डेटा बोले है ना, तो आप कौन सा डेटा निकाल रहे हो वो बताओगे तो सही। वेव नंबर बता रहे हो कि फ्रीक्वेंसी बता रहे हो, क्या बता रहे हो वो तो बताओ। वेलोसिटी 3 × 10⁸ रखेंगे मीटर पर सेकेंड में। सारांश अपना आंसर निकालो, हेल्प लेंगे, एग्जाम में कभी आंसर नहीं निकलेगा वहां पे। कभी कभी ऐसे लड्डू क्वेश्चन आ जाते हैं, कैलकुलेशन तगड़ी होती है।
इतना तो नहीं आ रहा है। पहले क्या निकालना था, वेव नंबर निकालना था ना, तो 1/λ कर ले। ये लैम्डा कितना हो जाएगा, 5800 इंटू 10⁻⁻10 कर दें। -10 को ऊपर ले जाते हैं तोड़ करके, 5800 कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये इसको भी कम कर देते हैं, 100/58 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻6 बन गया। अब ये कितना आ जाएगा, अराउंड 1 पॉइंट कुछ आएगा, 7 आ रहा है, और 10⁻6 मीटर इनवर्स। यूनिट सही लिखेंगे, वेव नंबर की यूनिट क्या होती है, मीटर इनवर्स। अब दूसरा काम क्या है अपना, फ्रीक्वेंसी निकालो। फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी में क्या लगाएंगे, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू C बाई C कितना था, और अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था, 1/λ ही तो कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे 1/λ की वैल्यू रख दो, सीधे सीधे 1/λ की वैल्यू रख दो, यही निकाली थी ना, तो कितना आ जाएगा, ये डबल हो जाएगा, हर्ट्ज में आ जाएगा, या सेकेंड इनवर्स भी बोलते हैं। अराउंड निकाला है मैंने, आप लोग ने जो लिखा था उस, ठीक है, यही आ रहा है सबका आंसर। डिजिट आसपास आ सकते हैं क्योंकि मैंने अप्रॉक्स कैलकुलेशन लिए। ओके दीदी, बाय बाय दीदी।